दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 के बाद से वो कौन-कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने मार्केट को रोके रखा था। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है और वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं अपने 12 लाख के पोर्टफोलियो में कौन-कौन से शेयर्स इंक्लूड है वो आपके सामने रिवील करूँगा। 23 मार्च 2020 को इंडिया का शेयर मार्केट क्रैश होता है। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी इंडाइसेस में लोअर सर्किट लग जाता है। 45 मिनट्स के लिए पूरे शेयर मार्केट को बंद कर दिया जाता है और इस कांड के पीछे का विलन होता है कोरोना वायरस। लेकिन अपने शेयर मार्केट में सबसे बड़ा विलन भी कभी कभी सबसे बड़ा हीरो साबित होता है, क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर कंपनियों में कोई खराबी नहीं आई है और किसी एक्सटर्नल रीज़न के कारण शेयर मार्केट क्रैश होता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की। बता दूं कि जब 23 मार्च 2020 को शेयर मार्केट में लोअर सर्किट लगा था और पूरे शेयर मार्केट को 45 मिनट के लिए हॉल्ट कर दिया गया था, लेकिन जब 45 मिनट के बाद जब शेयर मार्केट वापस चालू हुआ तो उसने ज़बरदस्त तेज़ी के साथ अपने पूरे दिन के लॉस को कवर करते हुए अच्छे खासी पॉजिटिव में क्लोजिंग दी थी। जब कोरोना वायरस के कारण निफ्टी 50 12,000 के लेवल से 8,000 के लेवल पे आ गया था, लगभग 35% गिर गया था, तब इंडिया में कोरोना वायरस के सिर्फ 2600 केसेस थे। लेकिन बाद में कोरोना वायरस के केसेस लाखों में बढ़ते गए। फिर भी इंडिया का शेयर मार्केट तेज़ी से एक तरफा बढ़ते हुए अक्टूबर 2021 तक 19,000 के ऊपर अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया, जो कि कोरोना के बाद से 126% का पॉजिटिव रिटर्न हो जाता है। और जिन इन्वेस्टर्स ने इस पैंडेमिक की पैनिक सिचुएशन में इन्वेस्ट किया था, उनको कई सारे शेयर्स में मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट हुए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम थे तब मार्केट तेज़ी से गिर रहा था, लेकिन जब कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे थे तो फिर भी शेयर मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा था। तो इसके पीछे का कारण है कि ये वायरस पूरी दुनिया के लिए नया था और ये वायरस पूरी दुनिया पे कितना बुरा असर करेगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था और इसलिए शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा। लेकिन जैसे ही इस वायरस के बारे में क्लियरिटी आ गई और समझ में आ गया कि ये वायरस बढ़ता तो तेज़ी से है लेकिन इसमें डेथ का रेट कम है, तो मार्केट ने तेज़ी से बढ़ना चालू कर दिया। और एक बड़ा कारण ये था मार्केट बढ़ने का कि अमेरिका ने पिछले कई दशकों से जितना पैसा नहीं छापा था वो कोरोना के एक साल में छाप दिया। साथ ही साथ अमेरिका ने अपने रेपो रेट को, यानी कि आसान भाषा में बैंक के इंटरेस्ट रेट को कम करके लगभग जीरो कर दिया और इसलिए बड़े इन्वेस्टर का बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में आया और इसलिए मार्केट रॉकेट की तरह भागने लगा। लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए मार्केट को लगभग पौने 2 साल लग गए। तो इतने लंबे समय तक किन चीज़ों ने मार्केट को रोके रखा था उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें पहला कारण यह है कि अमेरिका ने जो बेहिसाब पैसा छापा था उसके कारण महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ गई और उस महंगाई को काबू में लाने के लिए अमेरिका और बाकी सभी देशों ने रेपो रेट को बढ़ाना चालू कर दिया और इसलिए एफआईआईज़ ने बहुत बड़ी मात्रा में अपने पैसे को शेयर मार्केट से निकालना चालू कर दिया। और बढ़ते रेपो रेट के कारण और इम्प्रॉपर एसेट एलोकेशन के कारण अमेरिका में कुछ बैंक्स भी डूब गए। लेकिन इंडियन शेयर मार्केट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एफआईआईज़ ने इतनी बड़ी मात्रा में शेयर्स बेचने के बावजूद भी डीआईआईज़, यानी कि म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स, इन्होंने शेयर मार्केट को संभाल कर रखा। मार्केट को रोके रखने वाला दूसरा सबसे बड़ा कारण था रशिया यूक्रेन वार, जिसने इंटरनेशनली पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। तो अब चलते हैं 5 करोड़ के सवाल की तरफ कि मार्केट अपने अब हाई ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब आगे मार्केट में क्या होगा? क्या अब यहाँ से मार्केट गिरने का टाइम आ गया है? क्या हमें
अपनी सारी होल्डिंग्स को बेचकर मार्केट में करेक्शन का वेट करना चाहिए, या फिर मार्केट यहाँ से अपने नए हाइज बनाते जाएगा? क्या हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए और हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? तो जहाँ तक मेरा मानना है, अब मार्केट की जो लेवल है उसमें कोरोना इम्पैक्ट, रशिया यूक्रेन वार, इन्फ्लेशन, सब चीज़ें डिस्काउंटेड हैं। और अब जब तक कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता है तब तक मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। और अगर इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सिचुएशन सबसे बेहतरीन है। इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनने जा रहा है और चाइना+1 के तहत पूरी दुनिया इंडिया को चाइना के लिए एक ऑप्शन की नज़र से देख रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और इसलिए इंडिया में अब FIIs का फ्लो भी आना चालू हो गया है। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा और अमेरिका के साथ सब बाकी देश भी रेपो रेट को कट करना चालू करेंगे, तब मार्केट बहुत तेज़ी से भागेगा। और इसलिए मैं पर्सनली मार्केट को लेकर बहुत बुलिश हूँ। तो अब देखेंगे मेरे 12 लाख के पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स इंक्लूड है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट लाइक और सब्सक्राइब की नहीं है। रिक्वेस्ट ये है कि बारिश का मौसम चालू है तो आपसे जितना हो सके उतने ज़्यादा पेड़ लगाकर नेचर की मदद करें। मेरे पोर्टफोलियो का पहला शेयर है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो डिपॉजिटरी के पास स्टोर रहते हैं। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरीज है, CDSL और NSDL। CDSL लिस्टेड कंपनी है और NSDL का IPO अगले कुछ ही दिनों में आने वाला है। मेरे पोर्टफोलियो का दूसरा शेयर है अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। मेरे पोर्टफोलियो का तीसरा शेयर है रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों, ये शेयर भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस शेयर पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में रेन इंडस्ट्रीज़ लिख दो। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं डेफिनेटली इस शेयर पे एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। मेरे पोर्टफोलियो का चौथा शेयर है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। इस कंपनी पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। मेरे पोर्टफोलियो का पांचवा शेयर है टालब्रॉस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। इस कंपनी का मेनली गैस्केट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और इस शेयर ने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे पोर्टफोलियो का छठवां शेयर है एप्पल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी IT सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी मेनली अलग अलग कंपनियों के एड्स रन करती है। मेरे पोर्टफोलियो का सातवां शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी भी IT सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे पोर्टफोलियो का आठवां शेयर है यमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। मेरे पोर्टफोलियो का नौवां शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। आप में से बहुत सारे लोगों को इस शेयर के बारे में पता होगा, ये एक बैंक का स्टॉक है। मेरे पोर्टफोलियो का 10वां शेयर है टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी जो यूज्ड टायर्स होते हैं जिनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है उनको कलेक्ट करके उनसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो रोड के कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं और नए टायर्स बनाने में भी काम आते हैं। इस कंपनी का शेयर लास्ट वीक में बहुत तेज़ी से भागा है क्योंकि कंपनी लैंड खरीद रही है अपने और एक नए प्लांट के लिए, जिसके इंस्टॉलेशन के बाद कंपनी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों, इसमें से कौन सा शेयर आपके भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही साथ आपको इन शेयर में से कौन सा शेयर पसंद आया और आप कौन से शेयर पे एक डिटेल वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।